स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टेमिस मून सूट के बारे में, यानी कि आर्टेमिस मिशन के लिए जो स्पेस सूट बनाया जा रहा है जो कि चांद पे काम करेगा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाहते हैं उस सूट से। तो ये समझिए मून पे जाना है, लेकिन अपोलो मिशन और आर्टेमिस मिशन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अपोलो भी वही किया, चांद पे जाके वापस आया, ये भी वही करेगा। आर्टेमिस चांद पे जाएगा वापस आएगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होगा। चांद पे पुराने सिस्टम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुका जा रहा था, यहाँ पे 15 दिन या परमानेंट स्टे के बारे में बात किया जा रहा है। तो काफ़ी लंबा, मतलब जो भी सूट बनाया जाएगा वो ज़्यादा देर चांद को बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं कि बस तुरंत बर्दाश्त किया और तुरंत चले आए, वैसा नहीं होना है, इसको लंबा चाहिए। और समझिए अपोलो के सूट में बहुत प्रॉब्लम था, मतलब एस्ट्रोनॉट गिर जाते थे, थक जाते थे, और वो लोग ये जो जंपिंग कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, चलना मुश्किल था क्योंकि इसके जॉइंट्स में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के चलते उनको जंप करके ही जाना आसान पड़ रहा था। तो ये समझिए कि अपोलो किसी तरह के, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है कि 1969 में ये कर दिए, लेकिन ऐसे अब काम नहीं चलेगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जाएं और लंबा रहें, तो इस कारण से इनका डिज़ाइन में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि ऐसे बार बार गिरते पड़ते नहीं रहे। देखने में भले मतलब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो मतलब नासा के लिए अच्छी बात नहीं है, और प्लस एस्ट्रोनॉट थक जाएंगे। तो इसी कारण से ऑब्जेक्टिव ये सब था। अब बात करते हैं इस सूट का डिज़ाइन। आप देखेंगे जो मैंने नीचे वीडियो दिया 40 मिनट का, उसका नासा की तरफ से कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बंदी जो है वो पीछे से घुस रही है और पीछे बहुत बड़ा सा पोर्ट है। तो ये पोर्ट का लॉजिक ये है कि नए जनरेशन के स्पेस सूट आएंगे, यानी इस जनरेशन के बाद जो आएंगे उसमें सूट पोर्ट का इस्तेमाल करने पर बात चल रहा है। आइडिया ये है कि मार्स हो और मून हो, ये दोनों में बहुत गंदा डस्ट होता है, यानी ये डस्ट अगर आपके अंदर में गया, यानी कि आपके हैबिटेट के अंदर आ गया, तो वो बैंड बजा देगा सब चीज़ का। तो उसको झाड़ना साफ करना ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो पहले बहुत छोटे होते हैं, दूसरा ये स्टैटिकली चिपक जाते हैं तो उसको आप हटा भी नहीं सकते, तीसरा ये इंसान को नुकसान करता है। मतलब धूल करता हमारा लंग्स हटा सकता है, लेकिन चांद वाला और मंगल वाला ये इसको नहीं संभाल सकता, इसीलिए ये हेल्थ हैजर्ड भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैजर्ड भी है। तो इसको बाहर का बाहर ही रखो। तो आइडिया ये है कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन में सूट ऐसे होंगे कि जो लॉजिक है यहाँ वही लॉजिक रहेगा, लेकिन ये सीधे मतलब हैबिटेट के बाहर रहेगा, यानी कि आप अंदर से इस पोर्ट से घुसे सीधे बाहर निकल गया, आपको टेंशन नहीं, पीछे आपका सील हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जितना भी आप काम किए बाहर किए, 2-3 घंटा आप चले फिरे, जितना धूल करता रहा वो कभी भी हैबिटेट के अंदर नहीं आएगा। तो इससे आपका हैबिटेट एकदम क्लियर रहेगा। तो ये उनका लॉजिक है। लेकिन अभी इसको चूंकि इनको 2024 में करना ही है, चांद पे लैंड कराना ही है, तो इस पार्ट को स्पीड कर दे रहे हैं। मतलब डिज़ाइन वही रखो, लेकिन उसको पॉलिश अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मतलब सूट पे ध्यान दो, ना कि वो डॉकिंग कैसे होगा। तो सूट पोर्ट का लॉजिक इसीलिए आपको देख के लग रहा होगा कि जनरली पहनने का पूरा अलग सिस्टम था, यहाँ ऐसा क्यों सिस्टम है। वो सिस्टम बनाया गया है कि इस सिस्टम के ऊपर दूसरा सिस्टम जब बनेगा उसमें हम लोग सूट पोर्ट पूरा मिल जाएगा, ताकि एस्ट्रोनॉट आराम से, बस मतलब रोवर में है, पूरी तरह से सील कैबिन रहेगा, आराम से उसमें टांग डाले, पीछे पीछे बैकपैक बंद किए, काम खत्म, चलते बनो। उनको मतलब ज़्यादा फजीयत नहीं लगेगी। ये लॉजिक बदला जा रहा है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो आप स्पेस सूट को अगर सिंपल करके समझना चाहते हैं, वो समझ लिए बहुत फैंसी स्वेटर है। उसका काम है कि आपको बाहर के टेम्परेचर से इम्यून कर देना, यानी कि वो बाहर के टेम्परेचर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको फ़र्क ना डाले। तो इस टेम्परेचर को, चूँकि चांद पे काम करेगा, इसको बनाया गया है कि -121 डिग्री सेल्सियस से लेके +121 डिग्री सेल्सियस तक का फ्लक्चुएशन, यानी लगभग लगभग 240 से 250 डिग्री सेल्सियस का रेंज में ये टेम्परेचर के अंदर में आपको पता नहीं चलेगा। और अंदर मेंटेनेंस के लिए ये रहेगा, इसमें क्या बोलते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये बनाया जा रहा है। ये स्पेसएक्स जैसा सूट नहीं कि शिप के अंदर जो गैस से काम चल जाए, इसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। तो ये तो इसका हो गया कि मेन इंसुलेटर है। इंसुलेटर ऐसा बनाया जा रहा है तगड़ा कि वो टिक सके, क्योंकि मून के नॉर्थ पोल में जाने का जहाँ पे बात चल रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से छाँव नहीं रहता वो सब लोकेशन। तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकता है, तो उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। और मेन दिक्कत ये होता था कि अपोलो के मिशन में आपको बताया कि सूट फ्लेक्सिबल नहीं था। ऐसा क्यों था? उसका एक कारण था कि सूट में जॉइंट्स जो इस्तेमाल किए गए थे वो बैलोस जॉइंट थे, यानी कि मतलब समझिए रबड़ का एक ब्लैडर जैसा था। अब प्रॉब्लम होता है रबड़ का ब्लैडर में आप अगर हवा भर देते हो तो बॉल जैसा हार्ड हो जाता है ना आपका, जो भी फुटबॉल हो ये सब उतना हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेशर रहता है। तो वही करते थे। तो अपोलो इरा में इनको पता चल गया कि ठीक है हम फुला देंगे, एस्ट्रोनॉट बस ऐसे लटक जाएंगे और हाथ इधर उधर कर नहीं पाएंगे। तो वो चेंज करने के लिए इन्होंने पुली, केबल और पुली सिस्टम इस्तेमाल किया था, ताकि मतलब एस्ट्रोनॉट्स इधर उधर चल फिर पाए। ये बहुत मतलब
तिगड़म वाला सॉल्यूशन था, मतलब उस टाइम उनको कुछ और नहीं समझ में आया, वही किए। लेकिन अब हमारी इंजीनियरिंग बेटर हो गई है, टॉलरेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस उधर गई है, तो अब जितने भी नए स्पेस सूट हैं, खास करके जो बनाया गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, उसमें इस तरह का बेलोज स्टाइल को हटा के बेरिंग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें भी वही है, बेरिंग्स है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपना ऐसा ऐसा छू सकते हैं, जो कि नहीं किया जा सकता था। ये अपोलो मिशन में तो किसी तरह काम कर रहे थे, मतलब बैंड बज जा रही थी। जो आप लोग कई बार सुनते हो ना कि एस्ट्रोनॉट्स का हैंड शेप बहुत स्ट्रांग होता है, वो इसीलिए की है। मतलब इस सूट के अंदर 1-2 घंटा काम करना मतलब 6 घंटे जिम में काम करने जैसा हो जाता है। तो वही समझ लीजिए कि ये बेलोस के स्टाइल को हटा दिया गया, केबल और पुली हटा दिया गया, और प्लस अपोलो जिस टाइम जा रहे थे उस टाइम उतना डस्ट के बारे में उतना अंडरस्टैंडिंग था नहीं, लेकिन जब समझ में आ गया नहीं भाई डस्ट अच्छे अच्छे चीज़ को बर्बाद कर देगा, ये मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो मैकेनिज्म में यही बदला जा रहा है, केबल और पुली बाहर, बॉल बेरिंग्स अच्छे से, ऑब्वियसली ये सब बेरिंग भी सील किया जाएगा, डबल सीलिंग रहेगी, डबल रिडंडेंसी रहेगी, गड़बड़ हो तो दिक्कत ना हो, लेकिन बेरिंग्स बचाएंगे। और बेरिंग्स को जानबूझ के आगे की तरफ एंगल रखा गया, क्योंकि इसका जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रहा है उसमें बेरिंग्स है, लेकिन उसका एंगल आगे ना होने के चलते मूवमेंट मिल जा रहा है, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। इसमें आगे एंगल गया, बेरिंग तो एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है ना, तो बेरिंग को ऐसे रखा गया जस्ट पे, मतलब ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो मतलब सीधा ना होकर थोड़ा सा एंगल है, ये आपको इसीलिए आप स्पोर्ट से देखने में लगेगा थोड़ा सा एंगल क्यों है, थोड़ा सा आगे की तरफ क्यों है, वो इसी कारण से बनाया गया है, सोच समझ के डिजाइन किया। इसीलिए आपका जो इनका प्रेजेंटेशन देखिए उसमें एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी चीज़ कर पा रहे हैं, जो कि अभी के जो सूट है उसमें तो कर ही नहीं सकते, और अपोलो वाले में तो भूल ही जाइए। तो मैकेनिज्म पे काफ़ी मेहनत किया गया, क्योंकि ये लंबा रेस का घोड़ा बनाना है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे एटमॉस्फेयर ये समझिए कि जो नासा का फाइनल गोल है, यानी कि क्या होना चाहिए हमारे स्पेस सूट में जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, वो है नो ब्रीदिंग, प्री ब्रीदिंग नीडेड। मतलब अभी जो एस्ट्रोनॉट है आईएसएस के अंदर है, आईएसएस के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर से प्योर ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में गए, आप लटक जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन आपके बॉडी से बहुत स्पीड से बाहर निकलने लगेगा पार्शियल प्रेशर के चलते। तो ये सबको बैलेंस करने के लिए प्री ब्रीदिंग करना था, मतलब सूट पहनने जाना है आपको एक चैम्बर में, मतलब एक एरिया में, धीरे धीरे आपका नाइट्रोजन हटाया जाएगा, आपकी बॉडी नाइट्रोजन प्यार से धीरे धीरे हटा देगी, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन पर्ज। ये जब हो जाएगा तब आप 100% ऑक्सीजन ब्रीथ कर सकते हैं बिना दिक्कत के। तो वहीं पे प्रेशर और मतलब ऑक्सीजन पार्शियलिटी का बैलेंस करके हिसाब ये है कि अगर 8 psi में आप सूट के अंदर घुसे, और 8 psi से सूट आपको धीरे 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 धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि आप भी घुस गए सील हो गया पूरा बाहर निकले धड़ाक से वो 4 psi पे ड्रॉप किया, वैसा नहीं, मतलब धीरे धीरे फेज आउट किया, मतलब कंप्यूटर उसको संभालेगा। वो अगर कर देते हैं तो एस्ट्रोनॉट को प्री ब्रीदिंग की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब एक तौर से ये सूट खुद ब खुद एस्ट्रोनॉट को प्री ब्रीथ करा देगा। यानी कि आपको वो एक्स्ट्रा मतलब 20 मिनट से लेकर 1 घंटा जो देना पड़ता है कि भैया प्री ब्रीथ करो तब जाके सूट पहन सकते हो, जैसे पिक्चर में जो दिखा दिया था, ग्रेविटी पिक्चर में दिखा दी, सूट इधर धड़ा धड़ पहन ली वो सीधे ऊपर चली जाएगी अगर वैसे किया, क्योंकि नाइट्रोजन पर्जिंग हो जाएगा। तो वो हिसाब इसमें लगाया जा रहा है। और 8 psi आपको लग रहा हो यार कम है यार, मतलब हम लोग 15 psi पर रहते हैं, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 8 psi कम क्यों है? वो वही 8 psi में प्योर ऑक्सीजन में आपका नाइट्रोजन पर्जिंग सेफली होता है, और उसका फाइनल psi 4 psi पे जाता है। अब कहीं 4 psi कम नहीं हो गया? 4 psi बहुत कम है एटमॉस्फेयर के लिए, हम लोग सांस नहीं ले सकते, लेकिन 4 psi अगर 100% O2 है तब आप सांस ले सकते हैं। तब उसका टेक्निकल पार्शियल प्रेशर इतना हो जाएगा कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे सांस ले रहे हैं, मतलब वो बम बम नहीं है, लेकिन आप आराम से काम कर सकते हैं। और इनके मतलब इनका पुराने डिज़ाइन में ये था कि CO2 स्क्रबर्स लगाए जाते थे, जो लिथियम बेसिस पे चलता था। वो CO2 को एब्जॉर्ब करता था केमिकली, और बाद में वो स्क्रबर को फेंकना पड़ता था, क्योंकि उसका कुछ रिसाइकल नहीं करता है। तो वो ठीक है कुछ देर के लिए, ऑब्वियसली 2-3 दिन के लिए बल्ले बल्ले है। और आप इसका अपोलो 13 का जो मूवी देखे होंगे उसमें यही दिखाया था, वो स्क्रबर के चलते नौटंकी हो गई। तो यहाँ पे CO2 स्विंग बेड स्क्रबर के बारे में बात किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी हम लोग समझिए बायोगैस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से इस्तेमाल हो रहा था। उसमें है ये कि 2 सिस्टम है, उसमें से हिसाब ये है कि एक में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमिडिटी जाएगी, वो उसका बेड जो है, यानी जिस बेड में पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड फ्लूइड है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे जैसे आप एक्सपोज करेंगे वैक्यूम की तरफ, ये सब डंप कर देगा, यानी कि ये रिचार्ज हो सकता है। तो इसमें 2 बेड दिया जाएगा कि एक हमेशा इंटरनली कनेक्टेड रहेगा, वो मतलब जो एस्ट्रोनॉट एक्सेल कर रहा है उसका CO2 एब्जॉर्ब करते जाएगा। जब वो सैचुरेशन के पास पहुंच जाएगा, कंप्यूटर स्विच कर देगा कि जो नहीं यूज़ हुआ है, नहीं यूज़ हुआ वाले को सैचुरेशन होगा, और उस दरमियान आपका जो सैचुरेट हो चुका है वो वैक्यूम की तरफ एक्सपोज कर दिया जाएगा, और वो धीरे धीरे आराम से अपना ह्यूमिडिटी और CO2 यूज़ कर देगा। उसका फ़ायदा ये काफ़ी लंबा समय तक चल सकता है, मतलब लिथियम कैनिस्टर वाला वो कैनिस्टर फुल हो गया, फेंको काम खत्म। ये कई दिन तक चल सकता है, जब तक इसमें बिजली की व्यवस्था की जा सके। तो इसीलिए ये
इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। और मेन है 4 पीएसआई हम लोग कर रहे हैं। इतना कम क्यों रखना चाह रहे हैं? 10,000 फीट का ऊंचाई कोई ऐसा तो नहीं, मतलब हेल्दी लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यों ऐसा रखना चाह रहे हैं? वो कारण ये है कि हर चीज़ लीक करता है। आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बना सकते जो कभी लीक ना करे। ये फिजिक्स अलाउ नहीं करता, लीक हर चीज़ करता है। हिसाब ये है कि कितना धीरे लीक करता है। पीएसआई जितना कम होगा, मतलब पीएसआई का जो डिफरेंस है जितना कम होगा उतना धीरे धीरे लीक होगा। ये पिक्चर में जो हम लोगों को दिखा दिया जाता है कि 15 पीएसआई है, उसमें मतलब चेंबर के अंदर 15 पीएसआई, बाहर कितना है? जीरो, माइनस नहीं है, माइनस प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ जीरो होता है। और उसमें कांच में क्रैक पड़ा, धूधा धीरे धीरे बड़ी बड़ा भाषाई दीर्घ दंसा होने लग जाता है। वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। आईएसएस में छेद हो चुका है, तब भी किसी को पता नहीं चला। वो कारण ये है कि जैसे आप पीएसआई आपका कम होता है, वो प्रेशर जिस प्रेशर डिफरेंस है वो कम हो जाता है। डिफरेंस कम हो जाने से फ्लो रेट कम हो जाता है, और वो जैसा दिखाया जाता है वो सिर्फ सबमरीन में होता है। क्यों? सबमरीन के बाहर का प्रेशर कई हज़ार पीएसआई पे रहता है और सबमरीन के अंदर 15 रखा है, तो वो डिफरेंस के चलते वो होगा जो पिक्चर में देखते हैं, गोली मारा भीम राम भीम हंसई गिर गई हो गया, वैसा नहीं होता रियल लाइफ में। तो इसके साथ भी यही कर रहे हैं कि जितना ये कम रहेगा, मान लीजिए 8 पीएसआई है, सूट मतलब कहिए 2 दिन तक अगर बाहर वैक्यूम में रह गया तो वो लीक करना शुरू कर देगा। मतलब इतना खतरनाक लीक हो जाएगा कि उसके अंदर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर 4 पीएसआई है, वो 20-30 दिन तक चल जाएगा। जितना कम पीएसआई है, यानी गैप जितना ज़्यादा कम रहेगा 0 पीएसआई वर्सेस आपके पीएसआई में, आप उतना धीरे लीक करेंगे। इसीलिए 4 पीएसआई तक ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि ये बेस्ट है, मतलब लीक आपका नहीं करेगा, बहुत धीमे करेगा। दूसरा, ये है एक्चुअली एक ब्लैडर ही, मतलब टेक्निकली ये क्या है? एक एयर सूट है। एयर सूट के अंदर आप हवा डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो बलून जैसा टाइट नहीं हो जाएगा। जैसे मतलब 4 और 5 पीएसआई आपको ज़्यादा नहीं लगता होगा, 8 पीएसआई फुटबॉल में डाला जाता है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो जाता है वो। अब सोचिए उसके अंदर से आपको कुछ करना पड़े, थक जाइएगा। तो इसीलिए इसको कम रखने से ये भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि सब जॉइंट्स आराम से इधर उधर मूव कर सकें। तो यही एटमॉस्फेयर में काफ़ी सोच समझ के हिसाब लगाया जा रहा है कि 8 पीएसआई में सूट के अंदर घुसे, सूट खुद ब खुद नाइट्रोजन पर्जिंग का व्यवस्था करे, क्योंकि एस्ट्रोनॉट को ध्यान नहीं देना पड़ेगा उस चीज़ पे। और धीरे धीरे जैसे ही वो मतलब 15-20 मिनट 30 मिनट जैसे कंप्यूटर उसको हटा देगा, वो 4 पीएसआई पे आ जाएंगे, तब लीकेज एकदम कम हो जाएगा, लंबे समय तक चल पाएंगे। और उस दरमियान इनको काम करने में थकान नहीं होगा कि अरे भैया मतलब बहुत बहुत तकलीफ होती है वो सब करने में, वो नहीं होगा। और CO2 का जो मेन इशू था वो संभाल दिया गया है नए सिस्टम से। और मूवमेंट के मामले में बेयरिंग का इस्तेमाल करके ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। अब मतलब नहीं दिखे हम लोग कूद कूद के जा रहे हैं, मतलब को लगता तो है कि वो लोग कूद कूद के करेंगे ही, जस्ट एज ए नॉस्टैल्जिया के तौर पे, लेकिन मतलब अब ज़रूरत नहीं होगी। सूट में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। अब बात करते हैं एक तिगड़म वाली चीज़ पर, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन के मामले में आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सूट इस्तेमाल किए जाए वो अटके हुए हैं आदिम ज़माने पे, क्योंकि उनमें अभी भी स्नूपी कैप इस्तेमाल किया जाता है। ये स्नूपी कैप अपोलो ईरा में नाम दिया गया था कि अभी इसमें बड़े बड़े हेडफोन्स और बड़े बड़े माइक रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब बहुत अनकंफर्टेबल होता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। मतलब समझिए आपके बाल पे कोई इतना इतना बड़ा चीज़ लगाया हुआ रहे, उसमें पसीना होगा, गर्मी लगेगी, मतलब अनकंफर्टेबल होता है। और आप लंबे समय तक का जाने बात करें तो ऐसे काम कैसे चलेगा? अब ये सब बनाया गया था 6 से 8 घंटे का काम करने के लिए। लूनर मिशन वाला भी 6 से 8 घंटे के लिए काम करने के लिए है। वो प्रॉब्लम ये है कि इंसान उससे ज़्यादा नहीं टिक सकता, उसके बाद उसको बाथरूम जाना ही पड़ जाएगा। और डायपर रहता है, बाथरूम रहता है, और अगर लूज मोशन भी हो जाए तो भी वो संभाल लेगा, लेकिन समझ रहे लॉन्ग टर्म नहीं है वो सोल्यूशन। लेकिन फिर भी आप चाहोगे एस्ट्रोनॉट जितने कंफर्टेबल रहेंगे, साइंस ज़्यादा करेंगे, थके कम रहेंगे। तो इसलिए नए जनरेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो 5-6 माइक्रोफोन दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट स्पीकर सिस्टम दिया गया है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम है कि दोनों अलग तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों का पावर सप्लाई भी अलग है, क्योंकि आजकल का इक्विपमेंट इतना एफिशिएंट हो गया। तो ये आपको स्पेस एक्स के डिज़ाइन में भी दिखेगा कि वो लोग स्नूपी कैप नहीं पहने, उनको कोई माइक्रोफोन ऐसे नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ये इस नए आर्टेमिस डिज़ाइन में भी आपको स्नूपी कैप नहीं दिखेगा। हेडफोन चाहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और जो आपको नासा का डेमो था उसमें हेडफोन लगाया हुआ था, मतलब जो बंदी थी सूट के अंदर, वो कारण इसलिए था कि शायद वो उन्होंने माइक्रोफोन ये स्पीकर को कनेक्ट नहीं किया था उस टाइम के लिए। तो कम्युनिकेशन में अब आपको ये सब स्नूपी कैप देखने को नहीं मिलेगा, और इससे ये भी आसानी हो जाती है कि जितना स्पीड से आप सूट के अंदर जान सकते हो वो भी बढ़ जाता है, ये लगाने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो आने वाले स्पेस सूट के बारे में, आर्टेमिस मिशन के बारे में। आर्टेमिस एक्चुअली अपोलो की बहन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो, कुछ देखने को मिला, कुछ मज़ा आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।